जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का 8वां टेस्ट कवर करेंगे। शानदार प्रश्नों का संकलन है और 50 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। और चैलेंज है मेरी तरफ से आप सभी शेर और शेरनियों को कि आपको 45 प्लस तो करना है। अगर 45 प्लस आपने कर लिया है तो वर्दी और साथ ही साथ में स्टार वाली वर्दी, ये साई में स्टार मिलते हैं ना, आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत हेल्प करेगा इस तरीके की जो प्रैक्टिस सेट है और ये पूरी की पूरी सीरीज 8वें नंबर का है। 50 प्रश्न यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी बच्चे मेरे समझदार हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो सब समझ रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। बेटा, आप सभी जानते हो वर्णों के क्रमागत और सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। और आपके जो वर्ण हैं वो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है व्यंजन कितने हैं, लेकिन यहाँ पर कुल लगाया हुआ है। अब एक्चुअली कुल व्यंजन लगा तो दिया है उसने, लेकिन कुल व्यंजन के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिए। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुल व्यंजन के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये समझ लो। तो 35, 33, 45 या फिर 55। अगर बेटा हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो वहाँ पर जो आपके कुल वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में बेटा जो कुल वर्ण हैं इनकी संख्या 52 है। पहला प्रश्न तो यहाँ से बनता है। अगर हम स्वरों की बात करें, अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर बेटा आपको 11 देखने को मिलते हैं। ये पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए समझना जरूरी है। अब व्यंजन कितने हैं, अगर हम सब पूरे व्यंजनों की बात करें कितने हैं तो आपको 33 भी देखने को मिलेगा, इसके बाद 39 भी देखने को मिलेगा और इसके बाद 41 भी देखने को मिलेगा। 3 स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अब ऑप्शन पर एक्चुअली आपके डिपेंड करता है कि कितना व्यंजन दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें मूल व्यंजनों की तो मूल व्यंजन बेटा आपके 33 हैं। कितने हैं? मूल व्यंजन आपके बेटा 33 हैं। 33, तो राइट आंसर 33 होगा। लेकिन आपके प्रश्न के ऑप्शन में 33 ही दिया गया है, 39 भी नहीं दिया गया, 41 भी नहीं दिया गया। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी बेटा मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पर एक्चुअली कर नहीं सकता, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना है। अगर मैं यहीं पर पूरा डिटेल करने लगूंगा ना सबका, तो बेटा पूरी का पूरी एक क्लास ही बन जाएगी। तो आगे का प्रैक्टिस सेट हम कब करेंगे? तो आप अगर चाहते हैं कि और डिटेल में जाएं तो आप वहां पर जा कर के देख लीजिएगा, जिससे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 39 भी होते हैं, 41 भी होते हैं, 33 भी होते हैं, तो आप मूल वाले तो 33 होते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर मिल गया। अगला प्रश्न बेटा कि हिंदी शब्दकोश में छा छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद में आएगा। मतलब हिंदी की डिक्शनरी जानते हो ना, शब्दकोश उसी को बोलते हैं। तो वहाँ पर जो छा छत्री है वो एक्चुअली का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? क्या का के बाद में आएगा, छा के बाद में आएगा, त्रा के बाद में आएगा, या फिर ज्ञा के बाद में आएगा? अगर आप पढ़ोगे तो शाखा साहा, इसके बाद छत्रज्ञ, तो आप देखोगे यार तात रसूल के पहले आ रहा है, इसी के पहले होना चाहिए, ऐसा मान के चलोगे ना कि त्रा के आसपास होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो छा छत्री है ना, ये आपके 2 वर्णों से मिलकर के बना है और ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है और ये बेटा आपके का से आधा हलंत के साथ है और इसके बाद प्लस षटकोण से मिलकर के बनता है। तो अब आपसे प्रश्न किया गया है कि छा छत्री का क्रम एक्चुअली किस वर्ण के बाद आएगा? तो बेटा का के बाद में आएगा, क्योंकि आधा का लगा हुआ है, इसके बाद में आएगा, मतलब का वर्ण के बाद में आपको मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आपका छा छत्री भी आता है, त्रात रसूल भी आता है, ज्ञा ज्ञानी भी आता है और स्रा भी आता है। ये चारों के चारों है ना बेटा, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है, पूछे जाते हैं। अंतस्थ भी पूछे जाते हैं आपसे, अंत्यस्थ भी पूछे जाते हैं यार अलावा वाले। ठीक है, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा, जिसमें या और वा अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों की संख्या यहाँ पर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। सर्वनाम बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन सा है। यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है, उसने पत्र लिखा। 3 नंबर का प्रश्न है, उसने पत्र लिखा। यहाँ पर आप बताइए कि उसने एक्चुअली में कौन सा सर्वनाम है। तो बेटा जो उसने है ना, ये आपके
पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में होगा प्रश्न कि एक्चुअली आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आपका पुरुषवाचक भी होता है, निश्चय होता है, अनिश्चय होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है। जो बचा कुचा है वो आप बता दो, ठीक है। 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है बेटा, वो आपका पुरुषवाचक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उस पर बढ़ूँ इससे पहले थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बातें दब रही हैं, छुप रही है, आपकी नज़र से बाहर हो रही हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। बेटा प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है। ये बात तो सही बताया गया है कि गंगा हमारी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और इस पर डेडिकेटेड मैंने जो है गंगा नदी तंत्र पर बनाया भी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं गंगा नदी तंत्र, आपकी गंगा कहाँ से निकलती है और किस तरीके से बहते 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 आपके बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, कहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। मैंने सारा डिटेल किया है, मैप पे पूरा बताया है, एक एक जिलों से होकर, शहरों से होकर गुजारा मैंने। बेटा गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया में संबंध बताने वाला काम जो करते हैं, संबंध जोड़ने का जो काम करते हैं, वो बेटा आपके कारक होते हैं। अब यहां पर देखो कह रहा है गंगा हिमालय से निकलती है। अब एक बात बताओ, हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पर जो से है बेटा ये अलगाव का भाव प्रदर्शित कर रहा है। ये जो से है अलगाव का भाव दिखा रहा है, और जहाँ पर अलगाव का भाव होता है वहीं पर अपादान का प्रभाव होता है। मतलब जहाँ पर अलगाव की बातें होती है वहीं पर बेटा आपका अपादान कारक होता है। मतलब से तो आता है कारक चिन्ह, लेकिन अलगाव को प्रदर्शित करता है, और जहाँ पर अलगाव होता है वहीं पर अपादान का प्रभाव होता है। मतलब राइट आंसर यहाँ पर अपादान हो जाएगा। करण कारक में बेटा आपका से तो आता है, लेकिन ये से जो है ना के द्वारा के अर्थ में आता है, और से क्या कहीं ना कहीं जुड़ाव बना करके रखता है। जैसे बस से स्कूल जाते हैं, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से अलग नहीं होता। मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, अलगाव मतलब अपादान। ऐसे भी वह कानपुर से दिल्ली जा रहा है, मान लो मैंने ऐसे बोला तो कानपुर से अलग हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर भी अपादान इस तरीके के वाक्यों में आपको देखने को मिलेगा। ओके, संप्रदान में आपका को के लिए आता है, चलो कोई बात नहीं। ये रहा बेटा आपके 5वें नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। बेटा जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा से पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, मतलब जाति का बोध हो जाएगा तो वहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा मिलेगी। संज्ञा की अगर हम मूल भेद की बात करें, मुख्य भेद की बात करें तो 3 है, अगर कुल भेद की बात करें तो बेटा 5 भेद हैं। अगर संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा, मतलब किसी का भी नाम हो, संज्ञा बचपन से परिभाषा पढ़ते हुए चले आए आप, ठीक है। चलो यहाँ पर जातिवाचक ढूंढना है, तो यश तो आपकी जाति है नहीं, सेना आपकी समूहवाचक में आती है, शत्रुता आपकी भाव में चली जाएगी, मजदूर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मजदूर जो होता है ना, जो मजदूरी करने का काम होती है, तो मजदूरों की एक जाति होती है। कोई भी महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप भी बोलोगे कि मजदूर भाई काम पे मैंने लगा रखा है, समझ रहे हो। पुरुष कोई काम कर रहा है तो आप बोलोगे मजदूर मैंने काम पे लगा रखा है। तो दोनों के लिए मतलब पूरी मजदूर एक जाति है जो काम करते हैं, हमारे कामों को आसान बनाने का काम करते हैं, है ना। भवन निर्माण हो या कोई अन्य कार्य हो, वहाँ पर उनकी हम हेल्प लेते हैं, तो वो आपका क्या होता है बेटा, मजदूर होता है किसी भी काम में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय का मतलब होता है नामी है व्यय। व्यय मतलब होता है बेटा खर्च करना। खर्च करने का मतलब होता है किसी प्रकार का आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन आ लगा दिया है मतलब खर्च नहीं कर सकते। तो जहाँ पर आप व्यय नहीं कर सकते वही अव्यय होता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, मतलब परिमाणवाचक भी है और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला भी है, लेकिन अव्यय भी है। देखो कितना फंसाया है आपको गहराई से, कौन सा है इन ऑप्शन में आपसे पूछा गया है। तो बेटा परिमाण के बारे में अगर 6 नंबर के प्रश्न में बात करें तो बेटा इतना जो दिया गया है ना, ये आपका परिमाणवाचक अव्यय में आता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो सर्वदा मतलब क्या करें, ये बात हमेशा से चली आ रही है, सर्वदा से चली आ रही है, सदा से चली आ रही, मतलब काल को बता रहा है। तो सर्वदा बेटा आपके कालवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। अब सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह विद्यमान है, सब जगह। तो सब जगह का मतलब स्थान के बारे में है ना, तो ये बेटा सर्वत्र जो है ना, ये आपके स्थानवाचक
अव्यय के अंतर्गत आता है। मैं बेटा इतना विस्तार करते हुए चलूँगा ना कि हर प्रश्न की आप धज्जियाँ उड़ाते हुए चलोगे और अनावश्यक यहाँ पर समय व्यतीत नहीं किया जाएगा। मैं जितना से जितना आपको सिखा सकता हूँ मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे बच्चे जब पेपर में बैठे ना, जो मेरे साथ जुड़े हुए हों, वो जब आ कर के मुझे बताएं ना रिजल्ट में, है ना, कि मेरी नियुक्ति हो चुकी है, अपार खुशी मिलेगी और जल्दी वो दिन आए, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना है। मैंने आपको बताया था कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, इनमें जो संबंध बनाने का काम करते हैं, कुल मिलाकर इन सबको जो जोड़ने का काम करते हैं, वो बेटा आपके कारक होते हैं। ठीक है, इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो में लिखा हुआ है, इसके साथ में अगर में लिखा होता, पय लिखा होता, पर लिखा होता, ये जो होते हैं बेटा ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के कारक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। सो जायज़ सी बात है, यहाँ पर में लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला है अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से है? बहुत बढ़िया, अभी हमने आंसर खुद ही किया है और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है और अगला प्रश्न उसी पर आधारित है। तो इसकी तो सीधे सीधे खोपड़ी में आप छेद कर दोगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, इसका आंसर आप 100% सही बता दोगे। ठीक है, चलो बताओ फटाक से इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर इसका। देर लगेगी क्या, मैं ही बता दूं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया में दिया गया हो, पै दिया गया हो, पर दिया गया हो, ये आपके अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं और वही आपके कारक के चिन्ह पूछा। सो ऑप्शन नंबर डी, ये तो भाई हलवा वाला प्रश्न मिल गया। हलवा इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न इसी का साथी था और उस वजह से क्या हुआ, आंसर को ढूंढने में बड़ी आसानी हो गई आप सभी को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला सवाल है कि पढ़ना क्रिया का भेद है। पढ़ना क्रिया का कौन सा भेद है? पढ़ना क्रिया का कौन सा भेद है? क्या यह अकर्मक के अंतर्गत आती है? अकर्मक का मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं दिया गया होता वो अकर्मक होता है। मैं भी परिभाषा समझा रहा हूँ, बाकी इसका राइट आंसर कौन सा है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अकर्मक कट हो गया। सकर्मक होता है, मतलब सकर्मक का मतलब क्या हो गया? सकर्मक का मतलब क्या हो गया? सकर्मक का मतलब होता है जहां पर जिस वाक्य में आपकी कर्म दिया गया होता है, जिस क्रिया के साथ में, वो सकर्मक होता है। परिभाषा समझा रहा हूँ। द्विकर्मक का मतलब होता है आपका वाक्य दिया गया है और उसमें बेटा दो दो कर्म दिए गए हैं, एक आपका मुख्य कर्म दिया गया है और एक आपका गौण कर्म दिया गया है। भैया इस पर भी बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है बेटा? द्विकर्मक होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पढ़ना का क्रिया भेद है। अब अगर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। वह अगर मैं बोल दूं, कुछ भी मैं बोलूँगा, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ तो आप लेके पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर कर्म आ जाएगा। अगर वैसे हम देख के चलें तो अगर पढ़ना के हिसाब से जाओगे कि किस क्रिया के अंतर्गत आती है, क्या सकर्मक क्रिया यहाँ पर बनेगी जा करके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब सकर्मक क्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देख करके आप जाना चाहोगे और इसका आंसर चुनना चाहोगे तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, ये जो पढ़ना लिखा हुआ है ना, ये आपकी पढ़ धातु से बनी हुई है। पढ़ धातु है इस तरीके से, और जैसे पठति पठता पठंत है ना, पढ़ती पढ़ता पढ़ंत, इसी तरीके से। तो इसमें क्या किया गया है? ना जोड़ा गया है, और जब ना आपने जोड़ दिया है तो यहाँ पर क्या बन के तैयार हुआ है? ये क्रिया बन के आपके तैयार हो गई है यहाँ पर। तो अगर ऑप्शन के अनुसार जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बेटा क्या है? जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, मतलब क्रिया का प्रधान, मतलब यार सीधी सी बात है ना, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है,
डेडिकेटेड इस पर भी है। जिस वाक्य में कर्ता की बेटा प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है बेटा? वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तवाच्य होता है जिसमें आपके कर्ता की प्रधानता होती है जिस वाक्य में, दूसरा कर्मवाच्य होता है जिसमें आपके कर्म की प्रधानता होती है उस वाक्य में, और तीसरा भाववाच्य होता है, मतलब उस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, न कर्ता की होती है और ना ही कर्म की होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो अब भैया कर्ता की प्रधानता है, प्रधान करता है, तो जायज़ सी बात है अगर कर्ता के जलजले है तो जायज़ सी बात है कर्तवाच्य ही होगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न बेटा आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी का मतलब होता है आप विकार पैदा कर सकते हो, मतलब कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ आप सभी बदलाव कर सकते हो। बदलाव किस अवस्था में कर सकते हो? मतलब लिंग को देखते हुए बदलाव कर सकते हो, कारक के अनुसार बदलाव कर सकते हो, वचन के अनुसार बदलाव कर सकते हो। मतलब कह रहा है जो भी आपके सामने शब्द दिया गया है, अगर आप जो भी कर्ता दिया गया है, मैं कर्ता ही बोलूँगा उसको, जो भी शब्द दिया गया है उसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार अगर आप परिवर्तन करने में सक्षम हैं तो वो आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। और विकारी शब्द में बेटा आपके कर्ता, कर्म, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों के चारों आते हैं। मैं बता देता हूँ विकारी शब्द में बेटा कौन कौन आता है। कर्ता नहीं भाई, एक मिनट मैं तो लिखता हूँ। हाँ, तो बेटा संज्ञा आपकी जो है विकारी शब्द में आती है। अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम भी आपका विकारी शब्द में आता है, क्रिया भी आपकी इसी में आती है और विशेषण भी आपका इसी में आता है। ये सब के सब बेटा आपके विकारी शब्द की कैटेगरी में आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत ये सब के सब आते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर हमें चुनाव करना है कि लिंग के अनुसार, मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना लो, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बना लो, कारक के अनुसार उनमें बदलाव कर पाओ, में से पर में जो भी कुछ भी कर पाओ, मतलब कुछ भी करो यार, कारक के अनुसार। कारक मैंने बताया पूरे। इसके बाद वचन पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाने में आप सक्षम जिस पर भी हो रहे हो, जिस शब्द के साथ, वही आपका विकारी है। जिसमें कुछ ना बदलाव कर पाओ वो अविकारी है। अविकारी का मतलब होता है आप कोई विकार परिवर्तन बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, वो बेटा अविकारी होता है। तो समय मुझे लगता है मैंने ज़्यादा दे दिया, मैं सीधे आंसर पर चलता हूँ। तो लड़का का एक्चुअली क्या करोगे आप? लड़की बना दोगे। लड़का का बेटा लड़की बना दोगे तो लड़की आपका स्त्रीलिंग में बन जाएगा, मतलब आपने विकार परिवर्तन कर लिया है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी बेटा अपना परंतु में कर पाओगे, न किंतु में कर पाओगे, न आज में कर पाओगे, न इधर में कर पाओगे। ये सब के सब क्या हैं? अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। मतलब जिनमें ना हो परिवर्तन वो हैं अविकारी, जिनमें हो जाए परिवर्तन वही हैं विकारी। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न बेटा देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निर्देश दिया गया है 12 से लेकर के 15 तक के आपके प्रश्न दिए गए हैं। नीचे लिखे गए शब्दों के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चुनाव करना है। मतलब विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके बेटा विलोम शब्द कहलाते हैं। मतलब उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? विलोम शब्द की कैटेगरी में आते हैं। चलो, उद्यम दिया गया है। उद्यम का विलोम क्या है? उद्यम का विलोम बेटा आलस्य होता है। और आलसी आदमी तो सभी होते हैं क्या? छोड़ देना, नहीं तो ये जो मैंने बताया था ना, पुलिस और एसआई की वर्दी और स्टार वाली वर्दी, इससे वंचित रह जाओगे। छोड़ देना आलस्य को। तो उद्यम करना शुरू कर दो, परिश्रम करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। तो उद्यम का मतलब तो यही हो गया। आलस्य इसका क्या हो गया? विलोम हो गया। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनिवार्य का बताना है। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखो। अनिवार्य अनिवार्य का विलोम बताना है बेटा। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ध्यान से देखना। अनिवार्य का मतलब अगर हम देखें, मतलब जरूरी है। आपने अक्सर पेपर दिया है और उसमें लिखा रहता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जब आपने इंटर तक की परीक्षा दी है या ग्रेजुएशन में भी दी है, मतलब वैसी जो आपने डिग्री वाली पढ़ाई की है ना, वहाँ पर लिखा रहता है 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, इतने प्रश्न अनिवार्य, मतलब जरूरी है, मतलब करना है, कंपलसरी है। लेकिन अनिवार्य का जो विलोम होता है वो वैकल्पिक भी होता है, ठीक है, वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक भी होता है।
ऐच्छिक भी होता है, ये आधा चाय, ठीक है बेटा, आधा चाय, 1 मिनट यार क्या हो जाता है, हाँ ऐच्छिक मतलब वैकल्पिक भी सही है और आपका बेटा ऐच्छिक भी सही है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली कहाँ पर चलें, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी भी यार करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों के बारे में बताया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अपरिहार्य नहीं होगा, अपरिहार्य का विलोम बेटा परिहार्य होता है, ठीक है। अपरिहार्य का विलोम बेटा क्या होता है, परिहार्य होता है। और ऐच्छिक और वैकल्पिक अनिवार्य के विलोम होते हैं। अनिवार्य का मतलब जरूरी, कंपलसरी, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, और वैकल्पिक और ऐच्छिक में तुम्हारी इच्छा के अनुसार है, विकल्प के अनुसार है। विस्तृत, विस्तृत का बेटा क्या बताना है, विलोम बताना है, विस्तृत। तो विस्तृत का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब कहते नहीं है यार, जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर आप विस्तृत करके दीजिए, विस्तार पूर्वक दीजिए, पूरा डिटेल करिए। संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए। दोनों विपरीत हो गए कि नहीं हो गए, देखो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी में से तुलना करके देखो ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, उन्मुख दिया गया है, इसका टिक भी है, तो खैर मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं पड़ेगी, फटाक से लगाएंगे। अरे बी वाला सही है सर जी, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। उन्मुख, उन्मुख का विलोम बताना है, तो जायज़ सी बात है विमुख होता है, ठीक है। त्रिमुख का मतलब 3 मुख होते हैं, और 3 मुख किसके हैं, है कोई व्यक्ति, है कोई ईश्वर में जिसे आप जानते हो, तो कमेंट करके बताओ। त्रिमुख मतलब 3 मुख हो गया। सन्मुख, सन्मुख, सन्मुख और विमुख मिलते जुलते हैं आपके, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है, तो थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ओके, पर्यायवाची बताना है बेटा। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, वो बेटा आपके पर्यायवाची होते हैं। जो दे दे समान अर्थ वही होता है पर्यायवाची। ओके, तो पराग लिखा हुआ है, पराग, पराग का बेटा क्या बताना है, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द बताना है, और उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। तो पराग की अगर हम बात करें तो बेटा पराग का सुगंध होता है। पराग का क्या होता है, सुगंध पर्यायवाची होता है। सुगंध भी कह सकते हो आप, खुशबू भी कह सकते हो, वो आपका पराग होता है। और पराग का पर्यायवाची समान अर्थ देने वाला अर्थ सुगंध भी होता है, खुशबू भी होता है। ओके चलिए, अब अगर फूल की हम बात करें तो फूल पर बेटा पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प भी होता है, पुष्प होता है, प्रसून भी होता है, आपके फूल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब अगर बेटा सुकुमार की बात करें तो सुकुमार का एक पर्यायवाची मेरे प्यारे बच्चे लिखकर भेजेंगे, सुकुमार, कुमार जानते हो, उसमें सु लगा दिया गया है, सुकुमार, ठीक है। इसका पर्यायवाची बच्चों एक केवल लिख के भेजो, ठीक है। ओके, विरासत, विरासत, विरासत क्षेत्रीय भाषा कहीं ना कहीं आ जाती है, झलक जाती है, ठीक है। विरासत, विरासत का बेटा पर्यायवाची बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। 17 नंबर का प्रश्न है। तो विरासत का बेटा पर्यायवाची दाय होता है, क्या होता है, दाय होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखो आपको रटने पड़ते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम बिल्कुल रटना ही पड़ता है, क्योंकि इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, काफ़ी समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आप पकड़ सकते हो आंसर को, ठीक है। मृगधर, मृगधर 18 नंबर का प्रश्न है बेटा। मृगधर, मृग को धारण करने वाला, अगर आप तोड़ोगे तो क्या मृग को धारण करने वाला इसका मतलब है। तो मृगधर जो है ना, इसका जो बेटा पर्यायवाची है वो शिव जी हैं। कौन है, शिव जी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। शिव जी को मृगधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी जीवों को पहले क्या बोला जाता था, मृग के नाम से संबोधित किया जाता था। और इस वजह से क्या हुआ, अब आप जानते हो शंकर जी के आसपास जब शादी बारात इनकी गई थी तो जानवरें तो नज़र आ रहे थे सब, तुमको भूत पिशाच जानवर दुनियादारी सब नज़र आ रही थी, तो बस वही करा, इसलिए माना जाता है मृगधर बेटा आपके शिव का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न है मनसिज, बहुत पूछा जाता है। मनसिज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनसिज बहुत पूछा जाता है। मनसिज, मृगधर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज करेगा, मृगधर 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 करके सिंह मार दोगे जाके, ठीक है, फंस जाओगे, ध्यान रखना। मनसिज, मनसिज का बेटा क्या होता है, मनसिज किसका पर्यायवाची है बेटा, कामदेव का है, कामदेव का पर्यायवाची। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उपयुक्त आंसर है अगर पर्यायवाची के मामले में हम बात करें तो। घर का पर्यायवाची बताना है, लो घर का तो बता दोगे भैया,
घर का पर्यायवाची शब्द बताओ। काफ़ी पर्यायवाची इसमें दे दिया है। तो घर का पर्यायवाची बेटा क्या होता है? गे होता है। क्या होता है? गे होता है। सदन भी होता है, गृह भी होता है। गृह, गृह है ना, ग्रह नहीं। एक तो आपका ये वाला ग्रह होता है, ये ग्रह नक्षत्र वाला होता है। जो घर वाला होता है ना, ये गृह होता है। अरे जिसको मकान बोलते हो ना, जिसमें रहते हो, वो वाला। ठीक है, तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तो काम बन जाएगा। ये प्रश्न आपके सामने आ गया, ध्यान से देखो। प्रश्न बेटा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? एक बात ध्यान रखना कि जिस समास में दोनों पदों की अप्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। पहली बात तो ये समझ लो। अब क्या कह रहा है, कौन सा है? आपसे कह रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अब देखो 21 नंबर के प्रश्न में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग इसलिए लगाना पड़ेगा कि दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे की प्रधानता होती है। अब कैसे हम ढूंढेंगे? ध्यान से देखो। पंचवटी, अगर ध्यान से देखोगे ना तो पंचवटी का मतलब हो गया 5 वटों का समाहार भी है, लेकिन पंचवटी एक विशेष स्थान भी है। भगवान श्री कृष्ण गए थे, दंडकारण्य क्षेत्र के आसपास पड़ता था, रामायण वगैरह देखी है आपने। तो पंचवटी अगर उस विशेष स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन दूसरा उदाहरण भी है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, मतलब यहाँ पर विष्णु जी की बात कर रहा है, तो ये ज़्यादा भारी पड़ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैं करेक्ट तो कर दूंगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पेपर में उसने कहीं ना कहीं जो है पंचवटी दे दिया, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाता है। और वैसे अगर देखोगे तो गिनती दी गई होती है, प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है, तो वहाँ पर बेटा आपका द्विगु समास हो जाता है। तो वैसे तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है। चतुर्भुज में भी अगर संख्याओं के हिसाब से देख के चलोगे 4 भुजाएं, तो वो भी आपका क्या मिल जाएगा, इसमें भी आपको द्विगु समास मिल जाएगा। लेकिन बहुव्रीहि समास सबका चाचा होता है, भारी पड़ जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे मेरे हिसाब से ए और सी दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें दिया नहीं गया, भारी पड़ रहा है ज़्यादा आपका सी वाला, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। आपके सामने शब्द दिए गए हैं, एक सुख दिया गया है और एक दुख दिया गया है। सुख की भी प्रधानता है, सुख के दिन आयो रे भैया, और दुख की भी प्रधानता होती है। तो जहाँ सुख की भी प्रधानता है, दुख की भी प्रधानता है, मतलब दोनों पदों की प्रधानता है, मतलब दोनों पद प्रधान, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। अगर बात करें अव्ययी भाव समास की, तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और साथ ही साथ उसकी प्रधानता होती है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, और संख्यावाची विशेषण में मैंने बताया भी है, गिनती करके आता है। चतुर्भुज हो गया, चौराहा हो गया, आपका त्रिकोण हो गया, आपका पंचवटी हो गया, ये सब आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास में बेटा है जो इस तरीके से तोड़ के देखना होता है, और डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी बना है, समास पे जाके देख लेना, तो पहचान करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कर्मधारय समास को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं स्किप करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगला है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनो। मतलब कह रहा है 4 ऑप्शन में से एक्चुअली में तत्सम कौन सा है। तत्सम शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हिंदी का शब्द और उसका प्रयोग आज हम कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द एक्चुअली में है संस्कृत का, तो वो आपका क्या होता है, तत्सम होता है। मैं कहना चाहता हूँ, देखो पुष्प क्या है, पुष्प, पुष्प बेटा आपके संस्कृत का शब्द है, हिंदी में हमने अगर प्रयोग कर लिया तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। आम्र, 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 मैंने लिखा आम्र, आम्र बेटा आम, वर्तमान में आम बोलते हो ना, आम आपका तद्भव शब्द है, आम्र तत्सम है। अगर आम्र का प्रयोग कर लिया आपने हिंदी में तो ये तत्सम हो जाएगा। मतलब संस्कृत के शब्द का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग तुमने कर लिया तो तत्सम, और अगर संस्कृत के शब्दों को आपने बदल करके अपने अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिया तो वो तद्भव हो जाएगा। इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
कृष्ण को बेटा कन्हैया भी बोलते हैं, कान्य भी बोलते हैं, किशन भी बोलते हैं। और ये सब आपके क्या हैं, ये सब के सब ये बेटा आपके तद्भव शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं ये सारे के सारे। और कृष्ण जी हमारे तत्सम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है बेटा सूचिका। सूचिका लिखी गई है, इसका तद्भव शब्द बताना है। सूचिका मतलब सुई चुभा देना। सूचिका का मतलब सुई होता है, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ सुई चुभाना नहीं है इरादा मेरा कोई। ठीक है, तो सूचिका का मतलब क्या होता है? सुई से होता है, मतलब सुई होता है। तो ये बेटा आपका क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। और यहाँ पर जो सुई चुभाने वाला काम है ना, ये बेटा आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। ये रहा आपका 25 नंबर का शानदार प्रश्न है, बहुत कंफ्यूज करेगा, देखना ध्यान से बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? मतलब व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर बेटा हम संधि की बात करें तो दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वहाँ पर आपकी संधि होती है। संधि की परिभाषा रही। संधि बेटा आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी स्वर संधि होती है, दूसरी बेटा आपकी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी वाली होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन में से कोई भी आता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में से कोई आता है, विकार परिवर्तन होता है, वहाँ पर आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि देखने को मिलती है। लेकिन आपसे प्रश्न में किया गया है कि भाई व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका मतलब हो गया, व्यंजन संधि का मतलब हो गया पहले आएगा व्यंजन, उसके बाद आपका स्वर आए या व्यंजन आए, उसके बाद विकार या परिवर्तन हो। जो भी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वहाँ पर क्या होगा? आपकी कौन सी संधि होगी? तो वहाँ पर आपको व्यंजन संधि मिलेगी। अब व्यंजन हमें ढूंढना है पहले। तो सदैव को जब हम तोड़ेंगे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो सदैव को जब तोड़ेंगे बेटा तो सदा धन एव में तोड़ेंगे। तो ये तो यार बड़ा आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए ये तो आपके व्यंजन में नहीं है। मनोरथ में अगर हम तोड़ेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? मनः धन रथ में टूटेगा। विसर्ग आ रहा है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, हमसे व्यंजन पूछा गया, ये भी नहीं है। निर्गुण की अगर हम बात करेंगे तो बेटा निह धन गुण में टूट जाएगा, और यहाँ पर आपका नि विसर्ग दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं है। बचा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर कैसे हो जाएगा, ज़रा इसको भी तोड़ डाला जाए तो तोड़ लो बेटा। सत धन आचार, सत धन आचार। अब देखो ये ता क्या है? ये आपका व्यंजन है, और ये आ क्या है? ये है स्वर। और परिभाषा मैंने बताई थी अभी अभी आपको, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन में से कोई भी आता है, फिर विकार होता है, परिवर्तन होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूज करता है, और मेरी कोशिश रहेगी कंफ्यूजन को गहराई से दूर करने की, जिससे कि मेरे बच्चे फंसे नहीं पेपर में। पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति को जब हम मिला करके बनाएंगे तो बनेगा पितृनुमति। क्या बनेगा? पितृनुमति। तो जिस ऑप्शन में दिया गया है उसी को आप फटाक से सही मार देना। पितृनुधन मति 26 नंबर का प्रश्न है। कौन सा राइट आंसर है? दिख 26 नंबर के प्रश्न में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चला जाएगा। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है या फिर विसर्ग है, और अगर स्वर में पता चल जाए कौन सी है तो ये बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने बेटा, इसमें दिया गया है कि रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प का चुनाव करना है। एक्चुअली क्या है ना, ये विश्लेषण जो लिखा गया है ये सही नहीं है। विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, मतलब चोरी से उठा ली से कहीं थे। तो विश्लेषण एक्चुअली में ऐसे लिखा नहीं जाता। विश्लेषण आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, और वही आपसे पूछ रहा है लिखते कैसे हैं। तो एक्चुअली में विश्लेषण ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वी तो रहेगा, सलजम भी रहेगा, ले भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर ना षटकोण वाला सा होता है, बाकी तो सब वही होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप सभी को। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है,
अब विकास करना है आपको तो भैया अर्थ होना चाहिए आपके पास। तो आर्थिक क्या होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। अगर आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर हैं तो कहीं ना कहीं विकास होगा, कन्फर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रिक्त स्थान में भर दोगे तो आपका वाक्य बिल्कुल सार्थक हो जाएगा और आपकी मेहनत भी क्या होगी? सार्थक हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है। निर्देश है कि नीचे दिए गए मुहावरे हों या लोकोक्ति। बेटा मुहावरे एक वाक्यांश होता है, अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता, समझ लो। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, ये पूर्ण वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है, वाक्य का एक भाग होता है। चार वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ का चयन करके चिन्हित करना है, सही करना है। अब क्या हुआ, बहादुरी में तो तुम तने तने चले गए और बाद में मुंह की खा के आ गए, इसका मतलब क्या है? बहादुरी में बिना तैयारी के जोश में चले गए, मैं समझा रहा हूँ पढ़ लो, समझना है नहीं, जाके कूद गए, अरे हम सब कुछ करके आएंगे, हम तो बड़े तुर्रम खां हैं, अब वहाँ गए तो बस मुंह की खा के आओगे। और मुंह की खाना मतलब समझ रहे हो, हार जाना। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे बच्चे हारें, लेकिन तुम लोग क्या करते हो ना, 2 प्रश्न देखा, अरे हमें तो आ रहा, स्किप करके भाग गए। समझ रहे हो, वहाँ 2 प्रश्न थोड़ी ना आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आहत करना नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना कि तुम समझते नहीं हो, जब तक मार नहीं पड़ती ना तुम समझते नहीं हो। अगला प्रश्न बेटा क्या है, डपोर संक। बोले यार तुम तो बहुत बड़े डपोर संक आदमी हो, मतलब क्या है? बे सिर पैर की बातें करते रहते हो, है ना, पटर पटर कुछ न कुछ बोलते ही रहते हो, बिना सिर पैर की बातें, मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके की बातें करते रहते हो। तो वही कह रहा, बे सिर पैर की बातें करते हो यार, डपोर संक आदमी हो तुम, ये तो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में है और यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित, हाँ क्या लिखा हुआ, निर्देश है भाई, ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है, मतलब त्रुटि भी हो सकती है और त्रुटिहीन का मतलब त्रुटि नहीं होगी। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करना है तुम्हें। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो ऑप्शन नंबर डी आप सही कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वाक्य आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई ना कोई गलती दी गई होगी। अगर गलती है तो तुम ढूंढ दो, और अगर सही सही सब कुछ दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना, ऐसा इसमें बोला गया। चलो, मेरा भाई, बात तो सही है, मेरा भाई, अरे तुम्हारा सबका भाई, रक्षाबंधन आने वाला भाई भी है। ठीक है, चलो, तो जिसका शादी कल है, अरे जिसका शादी करवाओगे क्या? शादी भैया स्त्रीलिंग है, शादी क्या है? स्त्रीलिंग है। और भैया स्त्रीलिंग है, इसकी विशेषता बतलाने अगर कोई आएगा तो वो भी स्त्रीलिंग चाहिए हमें, जिसकी चाहिए भैया, जिसकी शादी। लो, गलती तो यहीं मिल गई, कहाँ मिल गई? बी में मिल गई। कहाँ मिल गई? इसमें देखना, बी में मिल गई। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाले में गलती है भाई, बी वाले में गलती है, बिल्कुल सही आंसर हो गया, बी वाले में गलती है, तो कोई दिक्कत नहीं। 31 का बी हो गया। 32 नंबर का प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न बेटा, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो अब इधर भी बोल दिया है, आजकल भी बोल दिया है, तो यहीं पर मामला आपका क्या होगा? उलझ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका गलती दी गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा प्रत्यय? अच्छा, प्रत्यय पूछा गया है ना, तो मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगा यहाँ पर। पहले इसे ऊपर लेके चलते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा डिटेल यहाँ पर देखते हैं। बेटा, कोई आपका शब्द दिया गया होता है, ठीक है, शब्द, उसके बाद में जो कुछ भी जोड़ा जाता है, मतलब बाद में कुछ भी जोड़ोगे ना तो वो आपका क्या होता है? वो बेटा आपका प्रत्यय होता है। और शब्द से पहले कुछ भी जोड़ोगे ना तो वो बेटा आपका उपसर्ग होता है। मतलब अगर किसी शब्द के पहले जोड़ोगे उपसर्ग, बाद में जोड़ोगे तो प्रत्यय होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, उपसर्ग पहले वाला हमको नहीं बताना है, बाद वाला बताना है, बाद वाला। तो भाषा में बहुवचन के रूप में कौन जाना जाता है? तो बेटा
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 33 का बिल्कुल करेक्ट है। ऊ को क्या बोला जाता है? बहुवचन वाला प्रत्यय। ओके, चलो अगला सवाल। उन्मेष किस उपसर्ग का प्रयोग? अब उपसर्ग अभी पता चल गया, मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय बताया ना कहाँ लगता है। उपसर्ग बेटा आपके शब्द के पहले लगता है, तो पहले वाला ढूंढना है। तो तोड़ो, उप तो भैया हो गई नहीं, अभी तो होना नहीं है, अभी होना नहीं है। उद क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसे तोड़ोगे ना, उद धन मेष आएगा। उद धन मेष बराबर उन्मेष हो जाएगा। ये दाना आधे ना में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा? उद धन मेष। तो उद एक क्या है? उपसर्ग है, और ऑप्शन नंबर बी में ये दिया भी गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव भाई बताओ। रौद्र मतलब गुस्सा। मुझे रौद्र, समझ रहे हो? रौद्र रूप धारण कर लिया भगवान शिव ने जब कामदेव ने उनकी यज्ञ साधना में ध्यान मुद्रा में विघ्न डाला था, और उसके बाद तीसरी आंख खुली और सब भस्म भस्म हो गया। वही कह रहा रौद्र रस मतलब क्रोध। रौद्र मतलब क्रोध। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी बेटा रस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16, यार 4 चरण है, हर चरण में 16-16 मात्रा, दैट इज कॉल्ड चौपाई। उसे चौपाई कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? चौपाई बोला जाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, वो आपकी क्या होती है बेटा? वो आपकी चौपाई करे जाती है। अब दोहा क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, अब परिभाषा इसकी आप बताओगे कि 13-11 मात्राओं का खेल चलता है या 11-13 का। मतलब 13-11 मात्राओं का खेल चलता है, 13-11 का खेल चलता है, या 11-13 का खेल चलता है। मैंने सही सही लिख दिया दोनों के ऊपर, ये आप हमें बताओगे। ठीक है, अगला वाक्य दिया गया है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। देखो यहाँ पर बेटा क्या है? जेते तुम तारे मतलब जितनों को ना गंगा मैया तुमने तार दिया है, उतने आसमान में तारे भी नहीं है। इसका मतलब यही निकल रहा है कि गंगा मैया जितनों को आपने तार दिया आज तक, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। मतलब ये जो तारे है ना, ये कल्याण करने से अर्थ दे रहा है। ये तारे का मतलब क्या है? कल्याण करना। और ये जो तारा दिया गया है ना, इसमें आसमान के जो स्टार है ना, आसमान के तारे जो हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आसमान के तारों के बारे में बात कर रहा है, आसमान के तारे के बारे में बात कर रहा है, स्टार के बारे में बात कर रहा है। तो देख रहे हो, शब्द तो सेम सेम दिया गया है, लेकिन उसकी परिस्थिति के अनुसार अर्थ अलग अलग हो रहा है। और जहाँ पर भैया ऐसी स्थिति होती है तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वाह पाए बौराए, भैया यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार। 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ और बकरी। क्या है बेटा? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। ये तो कौन सी बात होगी भाई? बाघ भी है और बकरी भी है, एक एक वचन में दोनों है, लेकिन एक एक मिला करके तो भैया 2 बन जाएंगे, और 2 बन जाएंगे तो बहुवचन में जाएंगे। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाघ अकेले पी रहा होता तो पीता लगा देते, बकरी स्त्रीलिंग थी तो पीती लगा लेते, लेकिन दोनों साथ में पी रहे हैं तो एक एक मिला के 2, और 2 मतलब बहुवचन, बहु मतलब पीते, बहुवचन में भी तो क्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प का चुनाव करना। अच्छा, वाक्यांश के लिए एक विकल्प का चुनाव करना है, तो चलो वो तो आसान है, हम कर डालेंगे भाई। जो इंद्र पर विजय प्राप्त, मतलब इंद्र भगवान वर्षा वाले देवता, ऋग्वेद में इंद्र के लिए है ना, वो सब कुछ पढ़ा है। तो बेटा इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, मतलब इंद्र को ही जीत लिया हो, यार क्या बात है, उसे बेटा इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न और बनता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, किसको जीत लिया है? इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इंद्र को नहीं, अपनी इंद्रियां, जो हमारे अंदर 5 इंद्रियां होती हैं ना, उनको जीत लिया है, तो उसे क्या बोला जाता है? जितेंद्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जितेंद्रिय। क्या बोला जाता है? जितेंद्रिय बोला जाता है। मैंने बोल दिया, सुन लेना, लीपा पोती हो गई है, समझ लेना। ठीक है, जितेंद्रिय बोला जाता है।
तो भैया ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर कौन होगा? इंद्रजीत होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी मत टिक मार देना, इसलिए मैंने यहाँ पर तुलनात्मक तरीके से बताया है। जो मोक्ष चाहता है यार, जिस बंदे को ना मोक्ष चाहिए, आओ आओ मोक्ष दिलवाता हूँ, उसे बेटा मुमुक्षु कहते हैं। मतलब जो मोक्ष चाहता है वो उसे मुमुक्षु कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान रखना, एक एक मात्रा का खेल है और इसी चक्कर में कोई पास है तो कोई फेल है, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि फंसोगे तो दिक्कतें होंगी और अगर फंसोगे नहीं तो बाद में हंसोगे। ये भी बात सही है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ के आओगे पेपर में, सिलेक्शन ले लोगे तो हंसोगे तो वही है, खुशियाँ मिल जाएगी, अपने माँ बाप का सपना, खुद का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, जो छीण का दुबला पतला शरीर वाला हो करके भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी जो आपके नोट में मिलते हैं, हमारा नमस्कार है। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया, एक्चुअली बेटा ये, अच्छा मैंने बताया नहीं ये है क्या, ये बेटा गद्यांश है आपका। अच्छा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे परेशान हो गए, ये सर है क्या? बेटा ये गद्यांश है आपका, गद्यांश दिया गया होता है और इसके बाद क्या होता है, 4 या 5 प्रश्न दिए गए होते हैं, इसी पर आधारित होते हैं। जो आप यहाँ पर पढ़ते हो उसी के अनुसार आंसर करना होता है। मैं तो कहता हूँ पहले प्रश्नों को पढ़ लो, फिर इसको पढ़ो, आंसर छांटने में आसानी होती है। पर मैं ऐसे पढ़ के बता देता हूँ, आपको जैसे मैनेज कर पाओ ऐसे पढ़ के कर लो तो बढ़िया, और पहले प्रश्न पढ़ के कर लो फिर गद्यांश पढ़ो, वो भी बहुत बढ़िया। मतलब करना है बस। वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। नाथूराम गोडसे का नाम जानते होंगे, उन्होंने गोली मार दी थी और महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इसे आप प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। मैं एक यहाँ पर जीके का प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस तो होता है, साथ ही साथ में और किसी महान व्यक्ति का जन्म दिवस होता है? आप कमेंट करके बताएं तो मुझे अपार खुशी होगी कि मेरे बच्चे जीएस में भी दमदार हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रश्न। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किस में लिखे जाएंगे? यार अभी अभी बिल्कुल पढ़ा है, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि तुम समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? यार किसके हथियार थे सत्य और अहिंसा? गांधी जी के। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। महान आत्मा का स्वामी कौन? कौन? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद। मोहनदास करमचंद कोई नहीं, कौन? अरे भैया पूरा नाम तो यही है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसके सामने कोई टिक ना पाए, सब हो जाए आंधी, उनका नाम है डैश डैश डैश। ठीक। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? बेटा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो ये आपके 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म होता है। हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, ध्यान रखना राष्ट्रपिता भी हैं, नोट पर तस्वीर आप देखते ही हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को और किस विशेष व्यक्ति की जन्म शती मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है, वो आप हमें कमेंट करके बताओ, बिल्कुल बताना। ठीक है, ध्यान से। छीण काय का अर्थ क्या है? छीण काय का मतलब होता है दुबला पतला शरीर वाला। ऑप्शन नंबर सी 45 में मिल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। दुबला पतला शरीर वाला छीण काय होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेखर एक जीवनी, प्रश्न बेटा, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? आपके 46 नंबर का प्रश्न आपके आंसर की प्रतीक्षा में है और वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। पूरा नाम बताना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है और इन्हीं के द्वारा बेटा शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखी गई है। राइट आंसर है, ध्यान रखना। कौन सी पत्रिका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया? क्या कह रहा है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? नाम
सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के बारे में जानते हो आप सभी। 1903 से 1920 तक इस पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी रहते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या है बेटा आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ओके, चलो अगला सवाल आपके सामने 48 नंबर का प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो देखो बेटा, प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? मतलब प्रकृति के सुकुमार कवि कौन? राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? लो कह रहा है नहीं है, मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं है? तो नई नौकरी तो है, यही सच है, पढ़ना पड़ेगा, सच यही है। ये भी रचना इन्हीं की है, अकेली भी है। पिंजरे की उड़ान इनकी रचना नहीं है, और नहीं वाला पूछा गया, ये यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन, हाँ मैं मानता हूँ कि रॉन्ग आंसर पूछा है तो रॉन्ग है वाला, आपको तो राइट आंसर करना है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो 49 नंबर का प्रश्न भी समाप्त हुआ। और लास्ट प्रश्न आपके सामने, कहाँ गया भाई? लास्ट वाला कहाँ है? लास्ट वाला कहाँ है? ये बेचारा बड़ा हो गया है ना। ये आपके सामने अंतिम नंबर का प्रश्न है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? अर्थात वो सगुण को मानते थे, निर्गुण को मानते थे, या फिर दोनों को मानते थे, या फिर किसी को नहीं मानते थे? तो बेटा कबीर की अगर भक्ति की बात करें ना, तो ये निर्गुण ब्रह्म की, और निर्गुण के साथ साथ निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, उसकी ब्रह्म की उपासना में व्यस्त रहते थे, मतलब मस्त रहते थे, भक्ति करते थे। कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ कि कबीर की जो भक्ति का स्वरूप था बेटा वो निर्गुण था। दूसरी बात, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। इनकी एक रचना है, क्या है? रचना का नाम है क्या? बीजक नाम है क्या? अगर है तो कमेंट करके फटाफट लिख दो। वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। और एक बात और, 50 में भैया तुम्हारा क्या हुआ है? क्या तुम 45 प्लस रहे हो तो वर्दी और सितारे गर्दिश में नहीं रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।